अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफ़िज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। 1 मार्च है, यानी हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जनवरी, फरवरी और मार्च में हम एंटर हो चुके हैं और 2020 पूरा हमने कोविड-19 के साथ गुजार दिया। लेकिन इस साल हमें लग रहा था कि ये चीज़ें इस तरह से ही रहेंगी, लेकिन अब मार्च में चूंकि आप जानते हैं कि स्कूल भी अपनी रेगुलर रूटीन पर खुलने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और आपकी जो भी बाकी दीगर चीज़ें जो आप कारोबार के एतबार से बात करें, माशी सूरत हाल की अगर बात की जाए, आपके उन चीज़ों की, उन स्कूल्स डिपार्टमेंट्स की, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, तो रेगुलर टाइम जो कि पहले कोविड से हुआ करता था, अब चीज़ें ग्रेजुअली उस पर शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। तो कारोबारी मराकज़ जितने भी हैं, मार्च में उनको मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा और प्लस आपकी टाइमिंग्स जो पिछली थी वो रीन्यू कर दी जाएंगी। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने सोचा आज प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों से ये पूछूं कि आप लोग क्या फैंटेसी पे यकीन रखते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिंक करूंगी आज के प्रोग्राम से, आज के सब्जेक्ट से, कि हम ज़माने में कभी एज्यूम नहीं कर सकते थे कि ये वक्त भी हम गुजारेंगे जो कि हमने गुजार दिया। घरों में रहेंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, और ये कोविड-19 ने जो जो चीज़ें रिवर्स गियर लगाकर हमें सिखाई हैं, बताई हैं, जो हमारे बड़े किया करते थे घरों में रह के। हम तो हर रोज कोई ना कोई किटी पार्टीज होती थी, कोई ना कोई गेट टुगेदर होता था, कोई ना कोई एक्टिविटी हमारी कैरी ऑन होती थी, और हमें लगता था हम पे फर्ज है कि हमने बाहर जाना है, लोगों से मिलना है और लोगों से इंटरेक्शन करना डेली रूटीन का एक पार्ट है। लेकिन जब हम घर में बंद हुए तो हमें लगा ये एक फिल्म चल रही है, एक ड्रामा चल रहा है, एक फैंटेसी चल रही है जिसको हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। इसकी एग्जाम्पल आपकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में ऐसे है कि आप अपनी फिल्म, हर किसी की अपनी स्टोरी है, कोई किससे शेयर करता है, कोई किससे शेयर नहीं करता, लेकिन आप अपनी स्टोरी के हीरो हैं, हीरोइन है या फिर विलन है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में किसी भी चीज़ पर आपका इख्तियार नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये डोर आपने किसी और के हाथ में दी हुई है और कोई और आपको इस तरह से कैसे ड्राइव कर सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो प्लीज डिसाइड करें कि आप अपनी फिल्म, अपनी स्टोरी के हीरो है, हीरोइन है या फिर विलन है। किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त ना दे कि वो आपका इनर पीस, आपकी खुशी, आप जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उसको वो ड्राइव करें। इनफैक्ट ये आपकी ड्यूटी है और ये आपने करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। तो खुशी आपने खुद तलाश करनी है। अब हम बात कर लेते हैं आज के सब्जेक्ट की। तो प्रोग्राम के आगाज में मैंने चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश की है। आजकल हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं, या बाजुकात आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं उसे फौरन हम ट्राई करना चाहते हैं। मार्केट में वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि आजकल मार्केट में एज ए ट्रीटमेंट मौजूद हैं। एंटी एजिंग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारे टोटकों से लेके आपके घर की किचन से लेके आपके उस क्लिनिक तक जिन्हें हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, हर एक किस्म की, हर नौयत की बीमारी का, या यूँ कहे कि अगर आप वैसे कुछ बनना चाहते हैं, वैसे कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपने चेहरे पे, तो उसका इलाज मौजूद के साथ साथ एक हल भी मौजूद है तमाम डर्माटोलॉजिस्ट के पास। लेकिन आपने किस उम्र में क्या करना है, आपको नुकसान ना हो। आप सिर्फ ट्राई करने के चक्रों में, या फिर किसी ने कर लिया तो उसको प्रोडक्टिव, उसका आउटपुट मिला, तो इट डजंट मीन कि वो आपको भी मिलेगा। उसके लिए आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करने का खास तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये बताया जाए कि ये सारे तरीके इलाज आपके लिए हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किस एज में, किस नौयत की स्किन पर क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर खावर नज़ीर साहब इन्हें कहते हैं और ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक, लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी हैं। तो किस नौयत की सर्जरीज मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, आपके लिए कौन सी सूटेबल है, वो हमसे इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? अल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आज का टॉपिक जो है वो इतना वाइड है कि हम उसे ग्रेजुअली टच करेंगे और हर चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि हम कवर कर सके मैक्सिमम। इस शो से पहले जो मैंने सोशल मीडिया पे हमेशा क्यूरी डालती हूँ कि मेरा टॉपिक ये है, जो मुझे ज़्यादा सवालात आते हैं वो इस नौयत के आते हैं कि सबसे पहले ये तमाम तरीके जो मार्केट में मौजूद हैं, बेसिकली डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर होता कौन है और वो आपके चेहरे और स्किन का कौन कौन सा इलाज मुआवजा कर सकता है? ट्रू। तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ये आपका बड़ा अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। और बेशुमार लोगों को पता ही नहीं है कि डर्माटोलॉजिस्ट होता कौन है और अपनी स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली एक डॉक्टर होता है जो MBBS एक डॉक्टर होता है जो 5 साल का कोर्स करते हैं और उसके बाद फिर वो स्पेशलिस्ट बनते हैं डर्माटोलॉजिस्ट में। तो डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन, हेयर एंड नेल के एक्सपर्ट होते हैं, यानी हमारी जिल्द, बाल और नाखून की जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं, उनके एक्सपर्ट होते हैं। तो पहले 5 साल की ट्रेनिंग जनरल डॉक्टर की
फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ सालों की होती है जो कि डर्माटोलॉजिस्ट में स्किन की, हेयर एंड नेल्स के हवाले से हम करते हैं। तो ये डर्माटोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, और उसके बाद वो इनकी ट्रीटमेंट करता है। तो मैंने भी अपनी जो ट्रेनिंग थी, बेसिक MBBS की जो ट्रेनिंग थी, वो मैंने निश्तर से ली, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से ली। और उसके बाद फिर मैंने म्यू हॉस्पिटल में डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया। मैडम सबरीना सुहेल सीनियर प्रोफेसर हैं डर्माटोलॉजी की, उनके साथ काम किया 1 साल। फिर उसके बाद मैं अमेरिका चला गया स्किन की ट्रेनिंग के हवाले से, पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से। बोस्टन यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली स्किन की। और फिर मैंने वहाँ से वापस आके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लाहौर में आके, क्योंकि मैंने बोस्टन एक सिटी है अमेरिका का और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम भी बोस्टन यूनिवर्सिटी था, तो उसी नाम से बोस्टन एस्थेटिक्स के नाम से अपना क्लिनिक लाहौर में बनाया, और वहाँ पे हम स्किन के हवाले से अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये डर्माटोलॉजिस्ट, बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे अहम सवाल ये है कि हम इंटरनेट पे देखते हैं, दे हैव सो मेनी ऑनलाइन क्लिनिक, कंसल्टेशन जहाँ पर आप जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, फिजिकल विजिट करने के लिए भी वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, बट स्टिल कौन सी ऐसी एज होती है जिसमें आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, आप लेज़र की बात करें, या फिर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करें, तो वो भी डर्माटोलॉजिस्ट का ही काम होता है गालिबन। तो किस एज में आपको लगता है कि आजकल तो 20-21 साल की लड़कियां कोई चिन कम करा रही होती है, कोई डबल चिन कम करा रही होती हैं, तो ये किस एज में आप सजेस्ट करते हैं कि ये सारे इलाज मौजों की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात ये है कि हमारी एज के साथ साथ हमारी स्किन के जो है ना मसाइल पैदा होते हैं। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो हमारी जो जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है उसे हम स्किन कहते हैं। तो जैसे हमारा हाथ हैं, बाजू हैं, हमारा मैदा है, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं ना, तो स्किन भी एक ऑर्गन है। तो जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। बिल्कुल ऐसी है। और डर्माटोलॉजिस्ट सबसे बड़े ऑर्गन को ट्रीट कर रहा होता है। तो स्किन हमारा मेजर हिस्सा है जिस्म का। अच्छा, जो हमारी एज ज़्यादा होती है, हमारे स्किन के एज के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे यंग एज में 10-12 साल से 30-35 साल का जो एज ग्रुप है, उसमें जो हम ज़्यादा मसाइल देखते हैं वो चेहरे पे दानों का आना होता है। तो जैसे ही बलूगत की एज में बच्चे आते हैं, हमारी बच्चियाँ और बच्चे, तो उनके चेहरे पे दाने और उनके दानों के नतीजे में निशान या खड्डे पड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, ये दाने जो हैं ना सिर्फ चेहरे पे निकलते हैं, बल्कि ये चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे भी निकलते हैं, और फिर वहाँ पे निशान या स्कार्स वगैरह भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है बच्चों की ज़िंदगी में यंग एज में, अडल्ट एज में, वो दानों का और निशानों का आता है, कॉमनली जो हम देखते हैं। तो आपने कहा कि किस एज में जा सकते हैं, तो जैसे ही स्किन के मसाइल स्टार्ट होते हैं, चाहे वो 10, 12, 13 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं, 15 साल की उम्र में स्टार्ट होते हैं, तो स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ये वो प्रॉब्लम्स हैं, यानी ये एज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पेशली दाने हैं या एक्नी है, ये वो प्रॉब्लम है जो एक ख़ास एज में बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। बड़ी एज में दानों को दाने नहीं निकलते, हमने देखा होगा जो यंग एज में सिर्फ उनको दाने निकलते हैं। तो जो स्किन स्पेशलिस्ट है इन दानों को ठीक करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी जो व्यूअर्स हैं वो उनको पता होना चाहिए कि जो दाने हैं ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, यानी हर इंसान की बॉडी खुद डिसाइड कर रही होती है। पूरी दुनिया में अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहें कि इस ट्रीटमेंट से इस दानों को हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। तो आम तौर पे जो क्रीमें बाज़ार में मिलती हैं, वास का मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोगों को कह रहे होते हैं कि ये लगाएं और इससे दाने, कील, मुहासे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपका कोई भी इशू है, आप कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर है आपका, जो करीबी डॉक्टर है, उसके पास जाएं और उसकी हेल्प लें। इवन जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो भी इन दानों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते अनटिल कि उनकी बॉडी के हार्मोन्स या बॉडी खुद डिसाइड नहीं करती। तो हम भी जो ट्रीटमेंट देते हैं वो हेल्प कर रही होती है, यानी उनके दानों को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, निशानों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन उनकी बॉडी का अपना होता है कि ये कब ठीक होंगे। तो एक तो ये है कि डॉक्टर के पास जाएं। रूटीन में जो मार्केट्स में क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, ये सारी की सारी मोस्टली स्टीरॉयड बेस्ड होती हैं, जो वक्ती तौर पे स्किन को थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, लेकिन इन दी एंड इनके फिर नुकसान होते हैं। चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं बच्चियों के स्टीरॉयड क्रीमों से, पिगमेंटेशन या छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, स्किन पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, रैशेज़, बारीक बारीक खून की नालियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं।
हीट में किचन चूल्हे से बहुत ज़्यादा रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेशुमार इश्यूज होते हैं जो स्किन पे आ जाते हैं इन क्रीमों की वजह से। तो और इसकी बेसिक वजह हम लोग फॉर द टाइम बीइंग जब किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालते हैं और लॉन्ग लास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते कि हमें वक्ती तौर पर ये चाहिए कि हमारा रंग और आ जाए, और फिर आपको उसके देर पार नताइज जो कि बुरे नतीजे होते हैं वो जब ग्रेजुअली एज के साथ साथ सामने आते हैं तो ही इन इलाज मौजों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ही इन ट्रीटमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर कोई आपको मसला है तो आप कंसल्ट भी करें, इलाज भी कराएं। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो उसके लिए हमारे पास एक और ट्रीटमेंट जिसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। अगर ये स्कार्स हैं, दाने हैं, कील मुहासे हैं, ये तो परेशानी वाली बात है, इसके हल के लिए तो आपसे रुजू करना चाहिए। लेकिन आजकल मेजॉरिटी ऑफ प्रेफर टू कम फॉर द कॉस्मेटिक सर्जरी कि हमें नाक थोड़ी सी सीधी चाहिए, हमें लिप्स अच्छे चाहिए, हमें चीक्स की ये हमें बॉन अच्छी करानी है और समथिंग समथिंग सो फार। इस तरह के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स मार्केट में मौजूद है और बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए सब कुछ? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी अब हम इसको ना वक्त के साथ साथ चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, तो हम इसे कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कहेंगे, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कहेंगे या कॉस्मेटिक प्रोसीजर कहेंगे। सर्जरी का नाम जहाँ भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब है कि स्किन को काटा जाए, वहाँ पे टांके लगाए जाए, हाँ जी, कुछ सर्जरी या ऑपरेशन हो रहा है, राइट। तो अब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, ये नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स इन हो रही हैं। और आमतौर पे जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जनरली यंग एज में हम सजेस्ट नहीं करते। जैसे हमने कहा कि यंग एज में दानों का मसला होता है, या बच्चियों को चेहरे पे बालों के मसले होते हैं, या छाइयों के मसले बन जाते हैं, तो इनमें जनरली कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं वो मेनली एंटी एजिंग के हवाले से अगर हम कहें तो वो 40 ईयर्स के बाद में स्टार्ट होती हैं। इनिशियल एजेस में जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं या प्रोसीजर्स होते हैं वो हेल्प कर सकती हैं कलर को बेहतर करने के हवाले से, छाइयों को बेहतर करने के हवाले से, अनइवन टोन को बेहतर करने के हवाले से, लेज़र हेयर रिमूवल जैसे है बालों की ग्रोथ को बेहतर करने के हवाले से हेल्प कर सकती हैं। तो हर एज की जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो यंग एज में जनरली वही पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, स्कार्स हैं, खड्डे हैं दानों की वजह से, उनको बेहतर करने के लिए हम करते हैं। कमर पे स्पेशली दानों की वजह से निशान बच्चियों के बढ़ जाते हैं और वो बड़े मुश्किल से ठीक होते हैं, तो उसके लिए केमिकल पीलिंग करते हैं हम। बहुत अच्छा प्रोसीजर है केमिकल पीलिंग, जो चेहरे पे भी हम करते हैं, बॉडी पे भी करते हैं। उससे एक्नी भी बेहतर होती है, निशान भी बेहतर होते हैं और इकोनॉमिकल है। यानी ये एक मिथ है कि जी कॉस्मेटिक प्रोसीजर बहुत महंगे हैं, हर एक की रेंज में नहीं होते। तो कॉस्मेटिक प्रोसीजर में रेंज है, यानी एक वो रेंज भी है जो कि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है। सही। तो जैसे केमिकल पील की बात की है, ये एक पुअर मैन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। एक आम बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी आसानी से करवा सकता है। इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। तो इसी तरह लेज़र हेयर रिमूवल है जो कि उसको भी मैं कॉस्मेटिक ये ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन लेज़र हेयर रिमूवल मैं कहता हूँ कि ये बच्चियों की स्पेशल एक डिजीज़ है, प्रॉब्लम है जो जेन्युइन इशू है। तो मैं इसे कॉस्मेटिक नहीं लेता, ये प्रॉपर आप कह लें कि उनकी ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जिस बच्ची के चेहरे पे बाल हैं दाढ़ी की तरह, तो वो तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, राइट। उसके शादी के इशू आते हैं और बाज़ बच्चियां हमने देखा वो घरों से नहीं निकलती, वो हर वक्त जो है ना चेहरे पे नकाब लगाया होता है सिर्फ बालों की वजह से। तो उनके लिए लेज़र हेयर रिमूवल बहुत अच्छी है, बहुत हेल्प करती है उनको। अच्छा सर, आप लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें तो मैं यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि सिर्फ एक चीज़ का रुझान हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी बेसिकली ऐसी सोसाइटी है, सब कुछ चीज़ इन अ फैशन आती है, इन अ ट्रेंड आती है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपके आसपास आ जाते हैं। अब अगर लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें तो वी हैव एवरी स्टेप, हम हर एक कदम उठाने पर, हर एक रोड के एंड पे हमें एक क्लिनिक लेज़र रिमूवमेंट का ज़रूर नज़र आएगा। तो ये क्रेडिबिलिटी चेक करना इट्स योर ड्यूटी कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है और किसके पास आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। अपने प्रोग्राम में 12 दफ़ा मैं कह चुकी हूँ कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी क्लिनिक में जाएं, देखें कि उसके रिव्यूज़ क्या हैं, किस किस नौयत के जो ट्रीटमेंट्स है वो डॉक्टर कर चुका है, या क्लिनिक किस तरह सा क्रेडिबल है, कितना रिलायबल है, कितनी आप रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें मैयर करना किसी और का काम नहीं है, हर किसी अपना काम बेचना है, वो डेफिनेटली बेचेंगे। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आप देखिए पढ़कर आया बाहर से और आपने वहाँ से उसके बाद आने के बाद वही चीज़ों को जो सीखा उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश की और आप मैक्सिमम उसमें कामयाब भी हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। अब इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस हैं, हर मार्केट, हर रोड के एंड पे हमें एक लेज़र ट्रीटमेंट का एक क्लिनिक नजर आएगा। ये रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है? आप क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ व्यूअर, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं,
किन चीज़ों को चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जिस भी क्लिनिक पे या जिस भी जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे आइडियली जो लेज़र हेयर रिमूवल है ये स्किन स्पेशलिस्ट की डोमेन आती है, क्योंकि वो हेयर का एक्सपर्ट होता है, उसने पढ़ा होता है। तो जो डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स हैं, कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट है, आप उसके क्लिनिक पे जाएं आइडियली और वहाँ से करवाएं। अगर कोई क्लिनिक ऐसा है जहाँ पे कोई डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है और वो लेज़र हेयर रिमूवल ऑफर कर रहा है, तो आई विल से कि उसको अवॉइड करें। तो आप प्रॉपर ट्रेंड या क्वालिफाइड जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनके क्लिनिक पे जाएं, या प्रॉपर जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई है इसकी, या उनका जो स्टाफ है वो प्रॉपर ट्रेंड है इसमें, तो उससे आप लें, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर है कि कोई भी प्रोसीजर जो थोड़ा सा बेहतर मार्केट में इन होता है, जिसकी डिमांड होती है, लोग उसकी मशीन खरीद लेते हैं और फिर उसको तजर्बे के तौर पे बगैर ट्रेनिंग के स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि लोगों पे फिर उस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, नुकसान भी होता है, और अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रोसीजर है लोग उससे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो कि डिसअपॉइंट हुए होते हैं, जी हमने फ़लाँ जगह से या मुख्तलिफ जगहों से ट्राई किया है, जहाँ हमारे रिश्तेदारों ने कराए ये ट्रीटमेंट कराई और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसकी एक रीज़न यही होती है कि जब अनक्वालिफाइड या नॉन प्रोफेशनल लोग ये कर रहे होते हैं तो फिर ट्रीटमेंट का अच्छा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हो सकता है और उसकी रिप्यूट भी ख़राब होती है। मतलब वो इलाज मैक्सिमम बुरा नहीं होता, तरीका इलाज बुरा होता है कि आप उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आने वाले पेशेंट्स को किस तरह से आप उसे इलाज मुआवजे पे कन्विंस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आ रही तो डेफिनेटली मार्केट में ये एज्यूम करना शुरू कर दिया जाता है कि ये तरीका इलाज ठीक नहीं है और इसके जो इतने ज़्यादा जो आउटपुट आनी चाहिए वो नहीं आ रही, जो फ़ायदे हमें हमारी स्किन को होने चाहिए वो नहीं हो रहे। बेसिकली हम मार्केट की बात करें, फैशन की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें, तो दो तीन चीज़ों के नाम मैंने भी बहुत ज़्यादा सुने हैं और यकीन हम जो स्क्रीन के उससे जो लोग देख रहे हैं उन्होंने भी ये सुना होगा, हाइड्रा फेशियल, ग्लो फेशियल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं और आपको हर डोर स्टेप पे अवेलेबल भी हैं। हर सैलून पर, चाहे वो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो स्किन एक्सपर्ट हैं, चाहे वो हेयर एक्सपर्ट है या नहीं है, आपको सैलून्स में एक चीज़ बड़ी आम मिलती है और मार्केट में बड़ा नाम सुना हुआ है इसका, ग्लो फेशियल और हाइड्रा फेशियल। ये किस तरह, किस नौयत की चीज़ें हैं, किन लोगों को ये करना चाहिए, इस हवाले से बताइए। देखिए, एक तो ये है कि आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जो चेहरा है हमारे जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, राइट, ब्यूटी के हवाले से। तो मैं ये कहूँगा कि चेहरे पे कोई भी जो ट्रीटमेंट करवानी है आपने या कोई भी क्रीम लगानी है, जो काइंडली वो खुद ना लगाएं, आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपनी स्किन पे ऐसा डैमेज दे सकते हैं कि फिर उस जो पैसे आपने बचाए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको लगा के उसको ठीक कराने की कोशिश करनी पड़ती है और बाज़ वो डैमेज ठीक नहीं होता। तो अपने चेहरे पे जो भी ट्रीटमेंट करवानी है आप किसी एक्सपर्ट से कराएं और प्रॉपर ट्रेंड जो एक्सपर्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट है, उनकी हेल्प लें। अच्छा, हाइड्रा फेशियल जो है वो एक रूटीन का प्रोसीजर है और अगेन ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर है, मेड स्पा प्रोसीजर है, जिसमें एक मशीन के ज़रिए स्किन को डीप क्लींस किया जाता है। हम एक डिवाइस होती है, उसमें डिस्पोजेबल टिप होती है जो हर पेशेंट पे चेंज होती है, और कुछ सीरम्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करते हैं, और कुछ सीरम है जो स्किन में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रा फेशियल जो है वो स्किन की रिजुविनेशन या डीप क्लिनजिंग के हवाले से हेल्प करता है। एक्नी स्किन में भी स्किन के जो पोर्स वगैरह हैं या एक्नी है उसको जो कॉमिडोन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से भी हेल्प करता है, और स्किन का जस्ट ग्लो बेहतर करने के लिए, टेक्सचर बेहतर करने के लिए, हाइड्रेशन बेहतर करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रा फेशियल इज़ गुड प्रोसीजर और रूटीन का प्रोसीजर है, और इसे हम लंच टाइम प्रोसीजर भी कहते हैं कि लंच टाइम प्रोसीजर वो होते हैं कि जो वर्किंग, इसकी मिसाल देते हैं कि जो वर्किंग वुमेन हैं या वर्किंग पीपल हैं वो अपने ऑफिस से लंच टाइम ब्रेक में निकलते हैं, ये प्रोसीजर कराते हैं और फिर अपनी जॉब पे दोबारा आ जाते हैं। उनके फेस पे कोई रेडनेस वगैरह नहीं होती, डाउन टाइम नहीं होता, तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि कोई प्रोसीजर हुआ हुआ, बल्कि स्किन बेहतर हो जाती है तो वो अच्छी लग रही होती है। तो ये आप रूटीन में करा सकते हैं। अपनी स्किन को बेहतर करने के हवाले से आपकी जो, जैसे अक्सर लोग पार्लर से जाके करवाते हैं, तो आई विल से कि अगेन आपने अगर करवाना है तो आप जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास जाके एक मेडिकेटेड प्रोसीजर करें जो आपकी स्किन के लिए सेफ़ है। क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे फेशियल करवा रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके फेस पे क्या क्रीमें लग रही हैं, जो रूटीन में लोग करवाते हैं अपनी स्किन के हवाले से, और इवन बेचारे जो लगा रहे होते हैं उनको भी नहीं पता कि वो क्या प्रोडक्ट्स उनके दूसरे अपने क्लाइंट्स के फेस पे लगा रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता, राइट। और होता ये कि वक्ती तौर पे स्किन अच्छी होती है, लेकिन इन दी एंड उनकी स्किन पे फिर डैमेज आना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक नाम बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कि ये काइंड ऑफ प्रोसीजर्स में डीप क्लिनजिंग होती है।
आपका चेहरा जो है, इस पे गर्दो गुबार, आपकी एक्सटर्नल स्किन जो होती है वो अगर आपके इन्वायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो रही होती है, तो उसको डीप क्लीन करने के लिए बेसिकली हाइड्रा और ग्लो फेशियल इस तरह से यूज़ किया जाता है। अगेन क्वेश्चन इज द सेम डॉक्टर साहब कि आपको किस एज में हाइड्रा या ग्लो फेशियल की तरफ जाना चाहिए? 12 साल 13 साल के बच्चे को तो हम ये प्रेफर नहीं कर सकते कि आप हाइड्रा फेशियल ले लें, या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेसिकली देखिए, मैंने अगेन कहा है कि जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो जनरली लेट एज में आपको चाहिए होते हैं। यंग एज में अल्लाह ताला ने आपको वैसे स्किन इतनी अच्छी दी होती है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रा आपने ये ख्याल रखना है कि स्किन केयर हर बंदे को करनी चाहिए। एहतियात अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए ख्याल करना चाहिए। हाइड्रा फेशियल जो है जनरली वही डीप क्लिनजिंग के हवाले से आप 15+ एज में जाके अगर एक्नी वगैरह के इश्यूज़ हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। ग्लो फेशियल जो है वो ज़रा डिफरेंट है। ग्लो फेशियल में हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, उसमें हम लाइट थेरेपी भी देते हैं, कुछ सीरम है वो इन्फ्यूज़ करते हैं स्किन पे, तो वो बेसिकली स्किन को इमीडिएटली ब्राइट करने के लिए, ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है ग्लो फेशियल, जो कि आप कह लें कि एक एडवांस फेशियल है और बड़ा अच्छा वो हेल्प करता है स्किन को बेहतर करने में, गुड लुकिंग करने में, इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आता है। जनरली हम ये कहते हैं कि किसी भी फंक्शन से पहले अगर आपने करवाना है तो वो आप करवा लें, या रूटीन अगर आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं तो मंथली बेस पे करवा लें। इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेक फॉर योर स्किन, राइट? कि आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा ब्रेक आए, तो आप डेली रूटीन में अगर डेली भी अगर मेकअप हम जैसे बंदे रोज अप्लाई कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, वर्किंग वुमेन्स के लिए खासतौर पर काइंड ऑफ ब्रेक फॉर योर स्किन, ताकि आपकी स्किन भी थोड़ी सांस ले सके। लेकिन आपके मार्केट में इसके अलावा PRP, निडलिंग, ये कुछ ऐसे प्रोसीजर भी मौजूद हैं जो कि देखने में तो हमें डरा देते हैं, लेकिन क्या ये तरीका इलाज आपके लिए मुफीद हो सकता है? किस तरीके की नौयत की अगर आपको बीमारी है या स्किन कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह से इलाज कर सकते हैं, और ये PRP और नीडलिंग किस तरह का प्रोसीजर है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। होप सो कि आज के दिन का आगाज आप लोगों ने फाइनली कर लिया होगा। 1 मार्च है, तो आप ये समझे कि अपने जो रेजोल्यूशन सेट की थी जनवरी में, मुझे लगता है कि फरवरी तक तो वो खत्म हो चुकी होंगी। मंथ में तो नहीं कहूँगी, खत्म हो चुकी होंगी। दोबारा से जरा रिवर्स गेयर लगाएं, रिफ्रेश करें अपने आप को, समझे कि आपका साल मार्च के 1 को शुरू हुआ है, तो जो काम आपने करने थे वो नहीं हो सके, दोबारा सोचे कि इस साल को जो हमने शुरू किया जनवरी में, समझे कि वो मार्च में दोबारा से शुरू हो गया है, और जो काम आपने कंटिन्यू करने हैं या नए सिरे से शुरू करने हैं, नई पोजीशन के साथ, नई डिवोशन के साथ उसको शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको आप में कामयाबी जरूर अता करेंगे। प्रोग्राम में स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से गोल्डन आउटफिट की बात की जाए तो सोनाल मलिक का ये आउटफिट है। इंस्टाग्राम पर आप इनको विजिट कर सकते हैं। खासतौर पर इनके ड्रेसेस की अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप कस्टमाइज ऑर्डर कर सकते हैं। जिस नौयत का ड्रेस आपने पहनना है उस नौयत का स्केच बनाकर या फिर सिर्फ डिजाइन बता सकते हैं, तो शी इज़ वेरी गुड एट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आपकी मर्जी के मुताबिक बाज़ वक़्त आप जो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, उस तरह का ड्रेस आपको मिलता नहीं है, तो जो आप इमेजिन करते हैं वो आप इन्हें DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इनको विजिट करें एंड डू विजिट देयर पेज एज वेल। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया की। हम अगर बात करें एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की, प्रमोशंस की, तो हमें बड़े सारे ब्रांड्स नजर आते हैं, खासतौर पर वो ब्रांड्स जो कि एंटी एजिंग ब्रांड्स होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इस चीज़ को कि किस एज में बार बार डॉक्टर साहब ने ये सवाल किया है कि किस एज में आपको ये सारे इलाज मौजों की तरफ और तरीकों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन एंटी एजिंग में तो आप ये समझे कि आप पे ये सारे तरीके इलाज फ़र्ज हो जाते हैं, बिकॉज आपने जवान नजर आना होता है, फ्रेश नजर आना होता है। तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन है डॉक्टर साहब के पास? डॉक्टर साहब, ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स बहुत सारे मार्केट में मौजूद है। वो अलग बात है कि एंटी एजिंग कुछ 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र की खवातीन भी करना शुरू कर देती हैं, लेकिन ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स है, ये किस एज के बाद आपको लगता है कि आफ्टर 40s, आफ्टर 35 कि आपको करने चाहिए? देखिए, अगेन इट इज़ वेरी रिलेटिव। हर इंसान की एजिंग जो है ना वो मुख्तलिफ है। कुछ लोग बड़ी जल्दी थोड़ा सा एजिंग में चले जाते हैं और कुछ लोग अच्छी खासी एज के बाद भी यंग लगते हैं, राइट? तो एक तो ये है कि स्टेट ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। जो लोग मैंने देखा है कि अपनी स्किन में नुक्स निकालते हैं, शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखें छोटी हैं, मेरे चेहरे पे दाग हैं, दाने हैं, मेरे लिप्स ठीक नहीं है, मेरा नाक टेढ़ा है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने वजूद को खुद अप्रिशिएट नहीं करते, राइट, करेगा
तो कोई भी नहीं करेगा कोई ना। नहीं करेगा, दुनिया में yes. तो सारे नुक्स निकालने वाले लोग फिर रहे हैं आपकी सराउंडिंग्स में। तो अगर आप ही अपने दोस्त नहीं हैं, आप ही अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, तो कोई भी नहीं करेगा, Yeah, राइट? yes, तो true, very सबसे true. पहले अपने माइंड को सिग्नल दें कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह। yeah. अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन इंसान बहुत बनाया है जरूरी और है। खूबसूरत इंसान बनाया है, और आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। क्योंकि हर क्रिएशन अल्लाह ताला की बेहतरीन क्रिएशन है ना, हर इंसान खूबसूरत है। तो पहली बात यह है कि हर इंसान को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगेन ये रिलेटिव है। बाज़ लोगों को हमारे पास पेशेंट आते हैं जो इवन 50 इयर्स की एज में भी आते हैं, और मुझे लगता है कि इनको एंटी एजिंग की ज़रूरत है। उन्हें कहता हूँ आप ये करवा लें, वो करवा लें। नहीं डॉक्टर साहब, हम अच्छे हैं, हम खुश हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, राइट? तो वो ऐसे पेशेंट भी होते हैं। और बाज़ का 20 या 25 साल की बच्चियाँ भी आ रही होती हैं, बच्चे भी आ रहे होते हैं, और उन्हें बिल्कुल ऐसे रिंकल्स बिल्कुल फील हो रहे होते हैं, यहाँ पे रिंकल आ रहे हैं या आ जाएंगे, हमें एंटी एजिंग करवानी है, प्लीज़ हमारी हेल्प बहुत करें। अनयूजुअल सी सिचुएशन होती है ना, कि Right. आपकी एज भी इतनी नहीं होती लेकिन आपके फेस पे रिंकल्स भी आ रहे होते हैं और आप बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये है कि एक्चुअली कुछ लोग लगना शुरू हो भी जाते हैं और कुछ लोग फील ज़्यादा कर रहे होते हैं, राइट? यस। या कुछ लोगों के जहन में कोई पिक्चर होती है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं किसी हीरोइन से, किसी एक्टर से, एक्ट्रेस से, और वो उस हवाले से अपने फेस में चेंजेस चाह रहे होते हैं। तो अगेन मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप सबसे खूबसूरत हैं, और एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट जनरली 30 इयर्स के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। उससे पहले स्किन केयर है आपकी, राइट? अच्छा, 30 एज की आप बात करें, हमारा जॉनरा पता है क्या है? हम किसी भी एक्ट्रेस को देखें या किसी भी अपनी डेली रूटीन में, किसी अपने सोशल सर्कल में, सराउंडिंग्स में, अपने किसी रिलेटिव को देखें, जब आपको कोई यंग नजर आता है तो हम यूजुअली पता क्या कहते हैं, इसने जरूर कुछ कराया है, इसका जो चेहरा है ना वो इतना फ्रेश कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा इसकी एज है, मैं तो कब से इसको देख रही हूँ। हम लोग बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। अच्छा, अब हम लोग किसी को भी देखना है, वो अगर हमें यंग लगता है, प्यारा लगता है या ठीक लगता है, तो हम फौरी तौर पर कहते हैं इन्होंने कुछ ना कुछ सर्जरी कराई हुई है। बाजू का तो अब ये कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई हमें ब्राइट नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं इन्होंने तो टीके लगाए हुए हैं। ये क्या मसले हैं? मतलब इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में? देखिए, ट्रीटमेंट्स तो डेफिनेटली हैं, हाँ। और जो लोग अपनी स्किन की केयर करते हैं और पर्सनल केयर करते हैं, डेली बेस की रूटीन, एक रूटीन है उनकी कि सुबह उन्होंने सन ब्लॉक लगाना है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है, अपनी स्किन की नाइट केयर करनी है, उनकी स्किन डेफिनेटली अच्छी होती है, राइट? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्किन पे, टाइम दे रहे हैं, तो वो स्किन थोड़ी सी बेहतर होगी उनकी। और फिर वो एक्स्ट्रा हेल्प लेते हैं जाके डॉक्टर्स के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स में, तो उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, उनकी स्किन तो अच्छी होती है। लेकिन जो हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जब हम उनको टीवी पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है, और फिर बड़ी ब्राइट लाइट्स होती हैं, राइट? बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। हम सिर्फ डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं, हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना कुछ सेट पे लगाया होता है। सेट पे लगाया होता है। तो एक्चुअली अगर उनकी लाइट्स हटा दी जाएं, उनके मेकअप हटा दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बाज़ लोग उनको पहचाने भी ना, राइट? ऐसा करते भी हैं। हमें बिफोर आफ्टर पता होता है, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, लेकिन उसके बाद जब भी हमारी सोच वही जाती है, भी इतनी प्यारी लग रही है, इसने जरूर कोई सर्जरी कराई है। अच्छा, एक बहुत बड़ा अहम मसला ये भी है, हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। वैसे आपका जॉनरा ये नहीं है, लेकिन हमें फिलिंग पे और बोटॉक्स में हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। हमें नहीं पता कि कौन सा ट्रीटमेंट बेसिकली किसके लिए है। इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइटनिंग या फिर एंटी एजिंग या कॉस्मेटिक, ये ट्रीटमेंट सारे मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ नौयत की आपकी स्किन डिजीज़ के लिए हैं। हम लोगों को ना डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। आप क्या कहते हैं कि एंटी एजिंग इज समथिंग एल्स एंड कॉस्मेटिक सर्जरी समथिंग एल्स? देखिए, एजिंग जो है, एजिंग का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ हमारी स्किन लूज हो रही है, राइट? जब हमारी स्किन लूज होती है, ढलती है, तो कुछ रिंकल्स भी बनती हैं। अब वो रिंकल्स जो हैं वो स्पेशली ये वाली जो रिंकल्स होती हैं, इसे हम नेज़ोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं, ठीक है? तो ये एजिंग के साथ ज़्यादा बनती हैं। ये जो माथे पे रिंकल्स बनती हैं, आइज़ के अराउंड बनती हैं, यहाँ पे बनती हैं, ये आपके इमोशन या एक्सप्रेशन के साथ बनती हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, घूर रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, तो ये उसके साथ रिंकल्स बनती हैं। तो ये रिंकल्स जो हैं ये यंग एज में भी हमें नज़र आती हैं, ये वाली इन्हें हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। तो बोटॉक्स का सिंपल रूल है, मैं आपको बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को। बोटॉक्स बेसिकली डायनामिक रिंकल जो एक्सप्रेशन के साथ आते हैं, हम गुस्सा करते हैं, ऐसे ऊपर देखते हैं, ऐसे, इनको बेहतर करने में हेल्प करती है। ये वाली जो लाइंस है, अपर फेस, आईज के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पे बोटॉक्स काम करता है, और ये एक इंजेक्शन होता है जो जहाँ के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स कर देते हैं, राइट? तो ये बोटॉक्स जो है एक इंजेक्शन है जो मसल्स को रिलैक्स करता है, ताकि जब हम एक्सप्रेशन दें तो ये रिंकल्स ज़्यादा ना बने, थोड़ी सी बेहतर हो जाए।
फिलर जो है वो एक इंजेक्शन है जो फिल करता है, और वो जहाँ पे रिंकल्स, जैसे ये वाली ये स्टैटिक रिंकल्स हैं, यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, इसको फिल करने के लिए देते हैं। या बाद लोगों के लिप्स थोड़े से उनमें वॉल्यूम कम होता है तो लिप्स में हम फिलर डाल दें तो लिप्स ज़रा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। या बाद लोगों की जहाँ पे चीक्स की वो अपनी ऑगमेंटेशन चाह रहे होते हैं उसको बेहतर करने के लिए दे देते हैं। नोज़ को थोड़ा सा टिप को बेहतर करने के लिए या उसकी थोड़ी सी रीशेपिंग करने के लिए फिलर हम इंजेक्शन दे देते हैं। तो फिलर जो है वो बेसिकली एक जेल बेस्ड इंजेक्शन होता है जो फिल करता है और चीज़ों को इन्हांस करता है, आपकी ब्यूटी को करता है। और वाइटनिंग जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली बेस करती है क्रीम्स पे और फिर कुछ खाने वाली अद्वियात होती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो वाइटनिंग में है या स्किन केयर के हवाले से मैं कहूँगा कि जो एक चीज़ है जो सबको करनी चाहिए वो सन प्रोटेक्शन करनी है, सन ब्लॉक लगाना है, राइट। जो लोग अपने आप को सन प्रोटेक्ट करते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं और इसके अलावा सन क्रीम, ब्लॉक क्रीम लगाने के अलावा हैट पहनते हैं, सन ग्लासेस लगाते हैं, दुपट्टे से स्कार्फ से अपने फेस को कवर रखते हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। जो एजिंग है इसे हम फोटो एजिंग कहते हैं। फोटो एजिंग क्यों कहते हैं कि ये लाइट से, सूरज की रोशनी की वजह से एजिंग ज़्यादा हो रही होती है। एग्जाम्पल ये है कि जो हमारे किसान हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, अगर आप कभी इनकी स्किन को देखें तो इनकी रिंकल्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, गहरी रिंकल्स होती हैं यहाँ पे। सूरज की रोशनी की वजह से इनकी रिंकल्स बहुत प्रोमिनेंट और जल्दी बन जाती हैं, राइट। तो अगर आप सन प्रोटेक्ट करेंगे तो आपकी रिंकल्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारी स्किन को टैन कर रही होती हैं, हमारे पिगमेंट को ज़्यादा कर रही होती हैं। तो आप जब भी सूरज की रोशनी में जाते हैं तो कुछ लोग बड़ी जल्दी काले हो जाते हैं या डार्क हो जाते हैं, या टैनिंग उसे हम कहते हैं, राइट। तो अगर आप अपने आप को गोरा रखना चाहते हैं तो आपको सन ब्लॉक लगाना है और सन प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। हम सब का जो अच्छा कलर है, जो बेस्ट कलर है, वो हमारे कवर्ड एरिया में होता है, यानी शर्ट के अंदर वाला जो अनएक्सपोज्ड एरिया है ये हमारा बेसिक कलर होता है। जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं जैसे फेस है, हाथ है, ये हमारा टैंड कलर होता है, यानी इस पे सूरज की रोशनी की वजह से टैनिंग या कलर थोड़ा सा डार्क हुआ होता है। तो हम अपने ओरिजिनल कलर तक जा सकते हैं जो हमारा कवर्ड एरिया होता है, और मोस्टली लोगों का जो ओरिजिनल कलर बड़ा अच्छा होता है जो कवर्ड एरिया होता है। तो अगर हम सन प्रोटेक्ट करें और फिर कुछ रात को हम ब्लीचिंग एजेंट्स देते हैं, यानी ब्लीचिंग एजेंट्स का मतलब ये है जो कलर को बेहतर करता है या निशानों को बेहतर करता है, और उसमें रेंज होती है। और मैं अगेन ये कहूँगा कि आजकल वही आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे बेशुमार डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनकी बैकग्राउंड मीडिया से, वो भी डॉक्टर बन गए हैं, जो हाउसवाइफ हैं वो भी डॉक्टर बनी हुई हैं। और वो बेसिकली आप देखें कि वो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रही होती हैं। तो अब जो जिसका बिजनेस है वो तो ये कहेगा जी मेरी ये चीज़ लगाने आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। एंटी एजिंग हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, घर में बैठी कोई टोटका करने वाली कोई खातून हो, हाउसवाइफ हो, हर किसी ने अपनी चीज़ बेचनी है और वो आप तक जानी है। कुछ अब हर चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, ये आप जान लें, ये आप अंडरस्टैंड कर लें, ये आप समझ लें कि अगर उसको आपके राइट लेफ्ट किसी भी आपसे मुंसलिक किसी बंदे को कोई अच्छी आउटपुट आई है तो डजंट मीन कि आप भी वही तरीका इलाज करेंगे तो आपको भी वही आउटपुट मिलेगी। ऐसा नहीं है। आपकी स्किन टाइप अलग है, आप पे कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट करती है, कौन सी चीज़ आपको आफ्टर इफेक्ट्स दे सकती है, ये कंसल्टेशन के बाद ही आपको पता लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक हमने बात की थी आगाज़ में कि हर कोई सैलून पे या अपने क्लिनिक पे इस तरह की बड़ी बड़ी मशीन्स लाकर बगैर किसी ट्रेनिंग के काम शुरू कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या इस तरह से चीज़ें ज़्यादा तो इंपोर्ट की जाती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या इस चीज़ को कीप इन माइंड रखा जाता है कि आपने किस लाइसेंस के थ्रू किस क्लिनिक पर आपने ये चीज़ भेजनी है, डिलीवर करनी है या उनको बेचनी है? इस तरह का कोई कानून बना हुआ है आपके पास या नहीं बना हुआ? अनफॉर्चुनेटली लॉज होंगे, लेकिन पाकिस्तान में लॉज की आपको पता है कि फॉलो नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि मोस्टली जो मशीन्स वगैरह हैं ये कुछ कंपनीज होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो मंगवा लेते हैं, और फिर वो कंपनीज जो मंगवाती हैं तो अब ज़ाहिर है उन्होंने सेल करनी है। अब वो अगर तो डॉक्टर्स को सेल करेंगे तो उनका एक लिमिटेड क्लाइंट बन जाएगा, सर्कल रहेगा। अगर वो जनरलाइज्ड लोगों को सेल करेंगे तो उनका बेशुमार सर्कल हो जाएगा और उनकी मशीनें ज़्यादा सेल होंगी। तो उनको तो सेल करने से हर मशीन पे कमीशन मिलना है, राइट। तो उनका इंटरेस्ट सेल पे है तो फिर वो ऐसे लोगों को भी सेल कर देते हैं। दूसरा, आपने सोशल मीडिया पे रिव्यूज़ की बात की, तो आजकल के दौर में हर चीज़ कमर्शियल है। तो बेशुमार आई विल से कि अगेन रिव्यू इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। रिव्यू हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन आजकल के दौर में लोग रिव्यूज़ पेड रिव्यूज़ भी होते हैं, राइट। आप पैसे दे के भी रिव्यू ले रहे होते हैं और गलत में भी ले रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो बाज़ लोग जो है फ्री ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं और उनसे रिव्यूज़ ले रहे होते हैं, राइट। तो मतलब मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं। बेसिक क्राइटेरिया अगेन यही है कि आपने देखना है कि आपने एक क्वालिफाइड डॉक्टर या मेडिकल स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है।
और उससे हेल्प लेनी है। आप एक के पास जाएं, आपकी तसल्ली नहीं है, आप दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, आप तीसरे के पास चले जाएं। आपका हक है कि 2-3 डॉक्टर से ओपिनियन लें और यहाँ आप सेटिस्फाई हैं, वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट लें। लेकिन सोशल मीडिया की बेस पे, सिर्फ रिव्यूज़ की बेस पे अपनी स्किन या फेस पे एक्सपेरिमेंट ना करें। अच्छा, रिव्यूज़ की आप बात कर रहे हैं, ये बात मैंने की और मैं काफ़ी दफ़ा इस बात को, अपनी ही बात को काउंटर भी इसलिए करती हूँ बिकॉज येस, हमारे पास सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि बार्टर सिस्टम के तहत बहुत सारे क्लिनिक्स पर जाते हैं एंड दे हैविंग दैट ट्रीटमेंट जो कि वो चाह रहे होते हैं। इन रिटर्न आप पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने 100 आउट ऑफ 100 ही देने हैं। अगर वो 70, अगर आप कोई पे करके चीज़ ले रहे हैं और आपको उसके रिव्यूज अच्छे नहीं मिल रहे, आप 70, 60, 80% भी बता सकते हैं कि मुझे ये काम पसंद आया या नहीं आया, लेकिन आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना, ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, ये उनका फ़र्ज़ है कि आप कहीं भी जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन भी, अगर आपको सर्विसेज भी मिल रही हैं उसके बावजूद भी आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉलोअरशिप जो कि आपको फॉलो करती है, आपको देखती है, आपकी बात मानती है, वो किसी गलत जगह पर ना चले जाए या उनको आपकी वजह से नुकसान ना हो। तो हमें इन चीज़ों को भी ज़रा कीप इन माइंड रखना पड़ता है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पीआरपी का जिक्र किया और सर इस तरह के ट्रीटमेंट जो देखने में काफ़ी भयानक और ख़तरनाक लगते हैं कि आप नीडलिंग से काम कर रहे हैं और आपकी जिस्म का खून और उसकी एंटीबॉडीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में या बालों में ये पीआरपी किस तरह से यूज़ की जा सकती है? पीआरपी बेसिकली एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और ये इसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का और उस थोड़ा सा लेते हैं और उसको फिर हम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं जो कि हीलिंग में हेल्प करते हैं और इसके मल्टीपल पर्पस होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर के हवाले से अगर हम लें तो वो स्किन में एंटी एजिंग के हवाले से भी हेल्प करता है, फेस पे लगाने के हवाले से भी हम इसे यूज़ करते हैं, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, स्किन को रिजुविनेट करने के हवाले से भी हेल्प करता है और हेयर के हवाले से हम देखें तो हेयर फॉल के हवाले से, हेयर थिनिंग के हवाले से भी हेल्प करता है। दिस इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर अगेन, और ये कोई गारंटेड प्रोसीजर नहीं है, ये हमें एक आप कहते हैं एडिशनल हेल्प देता है। यानी ये नहीं है कि आपने पीआरपी करवा लिया और आपके बाल फ़ौरन रुक जाएंगे, आपने पीआरपी करा लिया और फ़ौरन आप यंग हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। ग्रेजुअली हेल्प करता है आपको और स्लोली, और इसमें मल्टीपल आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसीजर। अगेन ये प्रोसीजर भी आपको डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर है। इसमें अगर आप किसी ऐसी जगह से करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पेशेंट आते हैं और उन्होंने बताया हमें कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक्स पे काम किया, इस प्रोसीजर को सीखा, अब वो टेक्नीशियंस हैं, वो घरों पे जाके लोगों की पीआरपी कर रहे हैं और फिर लोगों को इश्यूज़ भी हुए, इन्फेक्शन के इश्यूज़, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, ये इन्फेक्शन जब अगर आप नॉन प्रोफेशनल लोगों से करवाते हैं तो ये स्प्रेड होती हैं, राइट। तो कुछ पैसे बचाने की खातिर अपने फेस को, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ना डालें, इन्फेक्शंस में ना डालें। आई विल से कि प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाएं और ये स्पेशली ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर जो है, ये बहुत रिस्की प्रोसीजर है कि आप अगर इसको लेते हैं तो आपको या तो 110% इसके आपको फ़ायदे मिलते हैं, आउटपुट मिलती है, रिजल्ट मिलते हैं, और अगर आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलता तो ये टोटली डैमेज है जो कि आपकी स्किन को वो नुकसान पहुँचा सकता है जो कि सारी ज़िंदगी दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। तो प्लीज़ काइंडली प्रोग्राम कंडक्ट करने का मकसद ये है कि आप अपनी स्किन के साथ खेलें नहीं, रिव्यूज़ चेक करें, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक चीज़ समझ नहीं आ रही तो बार बार मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशन भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी एक पर ही रिलाई करना, ये क्रेडिबिलिटी चेक करने की कोई ज़मानत नहीं होती कि आपने किसी एक के पास गए हैं तो वही आपको बेहतरीन ट्रीटमेंट देगा। तो आपने क्या करना है अपनी स्किन के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेज़र की बात कर रहे हैं और हेयर रिमूवल की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारी बच्चियाँ, यस, बहुत मसले होते हैं, दाढ़ी की तरह बाल होते हैं, मूंछों की तरह बाल होते हैं, स्किन पे बहुत ज़्यादा बालों की ग्रोथ की एक अहम वजह क्रीम्स यूज़ करना भी है जो कि बच्चियां बहुत ज़्यादा करती हैं। अब इसका बेसिकली प्रोसीजर का वक्त कितना होता है? सेशन 3 माह के बाद, 6 माह के बाद? ये प्रोसीजर ज़रा डिटेल से डिस्कस कीजिएगा। लेज़र हेयर रिमूवल बहुत अच्छा प्रोसीजर है और बालों की आने की वजूहात को असेस करना और फिर ट्रीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर किसी बच्चे के चेहरे पे बाल हैं तो उसका हल ये नहीं है कि वो जाए और लेज़र करवा ले। उसका हल ये है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसे असेस करते हैं कि ये बाल क्यों आ रहे हैं, उसके जिस्म के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, क्रीम्स वगैरह भी हैं, तो फिर हम गाइड करते हैं। और स्पेशली हर लेज़र वाले पेशेंट को हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास भेजते हैं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जिसे हम हार्मोन स्पेशलिस्ट कहते हैं। उसका काम है जिस्म के हार्मोन्स को असेस करना और
अकॉर्डिंगली उसे हेल्प करना, राइट। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेज़र आपके बालों को कम कर देगी, लेकिन अगर अंडरलाइंग फैक्टर्स जो आपके बालों की ग्रोथ को वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम नहीं ट्रीट करेंगे तो आपके कुछ अर्से के बाद फिर बाल आ जाएंगे, कुछ अर्से के बाद फिर बाल आ जाएंगे। तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, लेज़र भी कराएं, अपने अंडरलाइंग फैक्टर जो हार्मोन्स फैक्टर है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की उसकी भी हेल्प लें। अच्छा, लेज़र जनरली चेहरे के हवाले से, जो चेहरे के बाल होते हैं, मंथली सेशन होता है और आमतौर पे 8 सेशन चाहिए होते हैं। हर महीने के बाद एक सेशन कराएं और 8 सेशन के बाद जनरली हम कहते हैं कि 70-80% आपके बाल कम हो जाते हैं। जो मोटे बाल हैं, काले हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। जो मोटा और काला बाल है, लेज़र उसे बेस्ट ट्रीट करती है, जला देती है, ख़त्म कर देती है। जो वाइट हेयर है उस पर लेज़र बिल्कुल काम नहीं करती। और जो दरमियाना बाल है, जो कि कम काला है और कम बहुत मोटा नहीं है, पतला है, उस पर दरमियाना सा काम करती है। तो आइडियल पेशेंट जो है वो है जिसके बाल मोटा है और काला है और जिसकी स्किन का कलर फेयर है, दैट इज आइडियल पेशेंट फॉर लेजर, राइट। उसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, 8 सेशन के बाद 70-80% रिडक्शन हो जाती है। मतलब ये कि मोटे बाल तकरीबन चले जाते हैं, फाइन हेयर रह जाते हैं जो जनरली ब्लीचेबल होते हैं। और उसके बाद 8 सेशन के बाद भी मोस्टली पेशेंट को मेंटेनेंस सेशन की ज़रूरत होती है। अब मेंटेनेंस सेशन किसी को 3 महीने के बाद पड़ सकती है ज़रूरत, किसी को 6 महीने के बाद और किसी को साल के बाद। इट ऑल डिपेंड्स के बॉडी के हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कम से कम 1.5 साल या 2 साल के बाद ये प्रोसीजर कराने के बाद आप कह सकते हो कि मुकम्मल तौर पर आपको निजात मिल सकती है इन बालों से, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि मुकम्मल तौर पर। इसे हम ना परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं कह सकते। फेस के हवाले से, फेस के हवाले से इसे हम लॉन्ग टर्म हेयर रिडक्शन कहते हैं, लंबे अरसे तक बालों का कम होना, राइट। तो आपको फेस के हवाले से मोस्टली पेशेंट को मेंटेनेंस सेशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, राइट। अच्छा, अब जो बॉडी का हेयर रिमूवल है, जैसे फीमेल्स होती हैं हमारे पास अक्सर आती हैं, वो अंडर आर्म, बॉडी, प्राइवेट एरिया सारा करवाती हैं। जो बॉडी का हेयर है वो जनरली परमानेंट हेयर रिमूवल में आ जाता है। उसमें 4 से 6 सेशन के बाद आम तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फेस पे हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी हेयर रिमूवल इज़ डिफरेंट। जो बॉडी हेयर रिमूवल है उसका सेशन जनरली 2 महीने के बाद होता है, यानी उसे 2 महीने के बाद करते हैं। फेस का सेशन 1 मंथ के बाद होता है। लेकिन बॉडी का हेयर वो लेकिन फिर भी कुदरती चीजें हैं, आप इनको कैटर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ फिर भी आपकी बॉडी के मुताबिक और आपकी जो अंदर सिस्टम है उसके मुताबिक ही ग्रो करेगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। होप सो कि इस डिस्कशन से आपने डिग आउट कर लिया होगा कि किस एज में, किस बीमारी पर या किस डिजीज पर, किस स्किन प्रॉब्लम पर आपको कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा सूट करेगा। तो प्रोग्राम में हम कंक्लूड कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि आपके मार्केट में जितने भी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं उन्हें चेक जरूर करेगी, लेकिन आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप रिव्यूज पर जा रहे हैं या बाकायदा खुद जाकर किसी कंसल्टेशन पे या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये आप ही की जिम्मेदारी है, आपने इसको बार बार चेक करके ही अपनी स्किन के साथ खेलना है, ऐसे नहीं खेलना। बहुत प्यारी स्किन है आपकी और अल्लाह ने आपको बहुत प्यारा बनाया है, इसको मजीद प्यारा करने के लिए आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और आपका ख्याल हम रखने के लिए एक सेगमेंट ऐड करते हैं प्रोग्राम में। आज का जो टोटका आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपकी होंठों की स्याही के हवाले से है। लीमू और ग्लिसरीन को मिक्स करके, अगर आप, बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट, लीमू और ग्लिसरीन 2 चीज़ों को आपने लेना है, इसको मिक्स करना है, अपने होंठों पे लगाना है। जो निलाहट होगी या जो आपकी स्याही होती है होंठों की, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ज़्यादातर सिगरेट नोशी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक प्रोडक्टिव टोटका हो सकता है। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो होंठों की स्याही खत्म करने के लिए आप ग्लिसरीन और लीमू के रस को ज़रूर इस्तेमाल करें और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।